जानेंगे क्या है विशेषताएं अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम के भव्य मंदिर की। कब मिटेगी भगवान और भक्त की दूरी, कब खुलेंगे मंदिर के द्वार। हम जानेंगे सारी बातें मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र से। पूरे विश्व के राम भक्त कौतूहल और रोमांच से भरे हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि भला कब रामलला अपने इस भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। और इस प्रश्न का उत्तर श्री नृपेंद्र मिश्र से बेहतर कौन दे सकता है, जो श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। नृपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। कृपया बताएं कि रामलला कब विराजमान होने वाले हैं। ये मंदिर पूर्ण होगा 3 चरण में। पहला चरण 30 दिसंबर 2023 है, जब भगवान गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। और यदि सब कुछ सही ढंग से अनुमान से चला तो श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति यहाँ मिल जाएगी। तो वो जो आज वर्तमान में टेम्परेरी है वो से हटकर यहाँ। दूसरा चरण है 30 दिसंबर 2024, जब मंदिर का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर भी पूरा हो जाएगा। और यह कहा जा सकता है कि कार्विंग को छोड़ करके बाकी कार्य पूर्ण हो जाएगा। और तीसरा और एक तरीके से अंतिम चरण, यद्यपि इस प्रकार के कार्यों में अंतिम नहीं होता, छोटे मोटे कार्विंग होती रहती है, लेकिन एक फाइनल शेप 2025 में, जिसमें जो 71 एकड़ जमीन है, वो शुरू में तो 67 एकड़ मिली थी, फिर कुछ यहाँ प्राप्त हुई, तो उसको लेकर के तो वो 2025 में 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने शिलान्यास किया था। उसके बाद से प्रारंभ हुआ। और अब जो बना रहे हैं मंदिर, जो आपकी देखरेख में बन रहा है, तो कहते हैं 1000 वर्षों तक ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। इसका भव्य और आकर्षक रूप यूं ही बना रहेगा। तो 1000 वर्षों तक मंदिर यूं ही बना रहे, ये कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं आप और आपकी टीम? ये एक चुनौती थी, हमारे इंजीनियर लोगों को भी चुनौती थी। वो पहला प्रश्न तो कहते थे, भाई ये हमारे पास कोई मापदंड ही नहीं है, इंजीनियरिंग शेड्यूल स्पेसिफिकेशन के नहीं है, तो हम ये कैसे कहेंगे 1000 होगा। तो फिर थोड़ा अध्ययन किया गया, पुराने मंदिरों को देखा गया, लेकिन कुछ चीजें जो कि भावनाओं से जुड़ी थी, साधु संतों से जुड़ी थी, अयोध्या वासियों से जुड़ी थी, वो ये थी, इसमें किसी प्रकार का लोहा इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्हें मालूम था कि लोहे का जीवन 94 साल होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये लोहा से मिला करके और सीमेंट से मिला करके जो आरसीसी होता है वो नहीं होगा, वो भी इसी प्रकार होगा। तीसरा, उन्होंने यह कहा कि फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन नहीं हो। तो ये एक चुनौती हुई आईआईटी चेन्नई को, सबको, सब लोग आश्चर्य हो गए कि पाइल फाउंडेशन तो आज पूरी दुनिया में निर्माण होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, भावनाएं जो फिल्टर होके आई उसमें ये था, आप सॉइल को टेस्ट करिए, सॉइल अगर रबल है तो हटाइए। और ये बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, आप तो आज देख रहे हैं इसकी भव्यता कि कहां से कहां तक है। इसको जब खोदा गया तो करीब करीब 15 मीटर 3 मंजिल इमारत
तक की जमीन की जो सॉइल थी वो हटा दी गई। ये सारा कुआं दिखता था जो लोग आए थे, और उसमें फिर वो सॉइल तो यहाँ से हटा, बिल्कुल पहाड़ बन गया था, और उसमें फिर इंजीनियर्ड सॉइल जो IIT चेन्नई, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, IIT कानपुर, इन लोगों ने मिलकर बताया कि ऐसे फार्मूलेशन से सॉइल बनाया जाए जिसकी गुणवत्ता 28 दिन में स्टोन हो जाए। तो जो फाउंडेशन 15 मीटर का फिर फिल हुआ, वो आप ये अनुमान कर सकते हैं कि वो एक तरीके से स्टोन फाउंडेशन। और मुझे याद पड़ता है बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बारिश के पहले वो काम होना जरूरी था। जी। और इतने बड़े एरिया में बारिश के पहले, तो कैसे वो पूरा हो पाया? वो उस समय थोड़ा तो देखिए, विश तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बारिश थोड़ी विलंब से हुई। कार्य दिन और रात हुआ। तो और बारिश का तो आप जानते ही हैं कि अगर होता तो सारी मिट्टी वापस आ जाती, मिट्टी वापस आ जाती तो फिर से निकालना पड़ता। तो इसलिए ये बड़ा आवश्यक था कि जो फिलिंग हो, और फिलिंग के साथ कॉम्पैक्शन हो, वह जो है वह पूरा हो जाए। वो पूरा हो गया। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र जी हमारे साथ हैं, और बहुत ही रोचक बातचीत चल रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगा नृपेंद्र जी की 17,000 ग्रेनाइट के ब्लॉक्स कर्नाटक से मंगाए जा रहे हैं, मंगाए गए हैं। जी, ये भी आप उसी 1,000 के फरमान का हिस्सा है। तो हमने जब वो भर दिया 15 मीटर, तो उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो थी लगभग 3 मीटर की, उसको हम राफ्ट कहते हैं। तो राफ्ट को हमें बनाना था। उस राफ्ट की भी गुणवत्ता यही होनी थी कि वह स्टोन जैसा हो। उसमें एक और महत्वपूर्ण बात आई, और वो चुनौती आई, आपको ये जरूर बताना चाहिए हमारे श्रद्धालुओं को, कि राफ्ट में अगर जरा सा भी, जिस समय हम डालते हैं उसको, सीमेंट मिक्स वगैरह को, और अगर उसमें क्रैक आ जाए तो वो स्वीकार नहीं है। तो शुरू की जो फर्स्ट लाइन लगी उसमें 9 क्रैक आ गए। अब नेचुरली कार्य रोक दिया गया, और सारे एक्सपर्ट्स आए, तो उन्होंने सब जांच किया वगैरह किया, और एक कंबाइंड रिपोर्ट दी। देखिए, फार्मूलेशन में कोई कमी नहीं है। कमी क्या थी? वो यह थी कि एक तो जब टेम्परेचर राइज करता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो लंबाई और चौड़ाई का स्लैब डाला जा रहा था उसको कम करना चाहिए। अगर वो ये साइज होगी तो वो यूं प्रेस करके बीच में आएगा तो क्रैक्स दिखाई। लेकिन उन्होंने यह बात कही कि हमने क्रैक को डीपली देखा है, ये क्रैक सुपरफिशियल है। अच्छा जी, अच्छा। तो उसके बाद यह बात आई कि अब प्लिंथ बनेगा। अच्छा। तो प्लिंथ करीब 4 मीटर की, 3.5 मीटर की, उस प्लिंथ पे क्या डाला जाए? तो सबने कहा कि इस पे हम ग्रेनाइट डालेंगे। ओह, अच्छा, क्या वजह थी? ग्रेनाइट का एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन 0 है, उसकी स्टोन क्वालिटी बेस्ट है, उसकी यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ लेइंग एंड रिजल्ट अनपैरेलल्ड है। कॉस्ट बहुत है, लेकिन कॉस्ट वाज नॉट द 5500 करोड़ रुपए आ गए हैं। 1800 करोड़ रुपए मंदिर बनना है। किसी प्रकार का सरकारी धन नहीं है इसमें, केवल श्रद्धालुओं का धन है। तो फिर जब ग्रेनाइट डाला गया तो उसकी चौड़ाई, लंबाई, और देखा गया कि एक एक स्लैब 2 टन का है। वो ग्रेनाइट का एक एक स्लैब 2 टन का है। उसके लेयर्स डाली जाएंगी और 7 लेयर्स पड़ेंगी, तब प्लिंथ पूरा होगा। तो कुल आवश्यकता इस पूरे उसकी थी 1700 ग्रेनाइट, 1705 इस प्रकार। उसको सबसे अच्छे कर्नाटक में जो माइंस है वहाँ टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट को
हमने एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टोन रिसर्च है, उनको भेजा। जो 17,000 या 1700? ये 17,000 माफ करिएगा। हाँ, तो वो जो वहाँ पे भेजा गया, उन्होंने सर्टिफाई किया कि यस दिस इज दी ग्रेनाइट यू शुड यूज। वो तो हो गया, लाएं कैसे यहाँ? ट्रेन से लाएंगे या ट्रक से लाएंगे? ट्रक में बड़ा टाइम लग रहा था। तो रेल मंत्रालय ने बड़ी सहायता की। उन्होंने, हम लोगों ने अनुरोध किया, उन्होंने उसकी कंटेनर सर्विस को प्रोवाइड किया, और कंटेनर सर्विस को भी उन्होंने हम लोगों के अनुरोध पर ग्रीन चैनल दे दिया। अच्छा, कोई रुकावट नहीं? रुकावट नहीं, चले चले सीधे यहीं आकर रुके। तो वो कानपुर रुकता था। अच्छा, फिर कानपुर से कैसे लाए? तो ये हुआ कि दिन में ट्रक तो बैंड है कानपुर में, तो फिर वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लोगों से रिक्वेस्ट की, तो वो लोग ट्रक के साथ एस्कॉर्ट करके कानपुर से बाहर निकालते थे, और इस प्रकार अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के कार सेवकपुरम में पिछले 30 वर्षों से पत्थर तराशे जा रहे हैं। क्या उनका प्रयोग हम मंदिर निर्माण में कर रहे हैं? हर स्टोन जो है वहाँ, उसको विशेष रूप से, क्योंकि इतने वर्षों से था, उसको केमिकल से सफाई की गई। फिर उस स्टोन को चेक किया गया कि इसका उपयोग कहाँ तक संभव है, कहाँ तक नहीं संभव है। उसमें भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट स्टोन के लोग थे वो आए, उन्होंने देखा। आर्किटेक्ट ने विशेष रूप से देखा, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं 30 साल, सोमपुरा परिवार। तो उन लोगों ने आज की परिस्थितियों में और आवश्यकताओं में लगभग 40% पत्थर का सही उपयोग पाया। अच्छा, तो वो तो आ गया यहाँ, और वो एक व्यवस्था होती है जिसमें RFID से की नंबरिंग हो जाती है, ये कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। जो बाकी है वह अलग छांट के रखा गया है। यदि संभव होगा तो उसके फिलर्स जो होते हैं उसमें उपयोग होगा, अन्यथा वो नहीं उपयोग होगा। इसी प्रकार जो कार सेवकों ने गांव-गांव से ईंट भेजे थे, लाखों की संख्या में ईंट थे, उसको भी नीचे डाल दिया गया। उनकी आस्था के अनुसार वो आज भगवान के मंदिर के हिस्से हैं। क्या बात। अच्छा, 5 अगस्त सन 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था इस मंदिर का, और उसके बाद कोविड 2 वर्षों तक कोविड ने पूरे दुनिया को परेशान किया। तो कोविड क्या मंदिर निर्माण की प्रगति पर कोई असर डाल पाया? आपका प्रश्न का सीधा जवाब यह है कि जी हाँ, हमारे निर्माण की गति और निर्माण के शेड्यूल पे बहुत बड़ा असर पड़ा। थोड़ा मनोबल पर पड़ा, मजदूर का आना कम हो गया, उसकी ढूंढ के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ा। लेकिन वो वही बात है, एवरीथिंग इज ओके इफ इट एंड्स वेल। तो हम आश्वस्त हैं कि दैविक कृपा से जो निर्माण हो रहा है वो आशाओं के अनुकूल, स्पेसिफिकेशन के अनुकूल और तिथियों के अनुकूल है। वाह, बहुत सुंदर। तो हम चलते हैं अब मंदिर के उस दिशा में जिसे गर्भगृह कहते हैं, और ये वो स्थान है जहां ये वही गर्भगृह है जो 4 बार मंदिर यहाँ पर टूटा और 5वीं बार ये मंदिर बन रहा है, भगवान श्री राम का मंदिर। और गर्भगृह उसी स्थान पर है जो पहले मंदिर का गर्भगृह था। तो अब उस दिशा की ओर ले चलते हैं आपको। इस समय जहां हम खड़े हैं ये अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर का प्लिंथ लेवल है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं गर्भगृह की पताका लहरा रही है, और इसके बाद से मंदिर का सुपर स्ट्रक्चर शुरू होगा।
इस समय हम बात कर रहे हैं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र जी से। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप पूरी देश और दुनिया के सभी राम भक्तों को बता रहे हैं कि ये मंदिर कब अपने भव्य रूप में आ जाएगा। अच्छा, जो एक्सकेवेशन हुए उस एक्सकेवेशन में बहुत आर्टिफैक्ट्स निकले हैं, तो वो आर्टिफैक्ट्स जो हैं, जो इस बात के द्योतक हैं कि यहाँ पर मंदिर था, राम भक्त जानना चाहते हैं, विश्व ये जानना चाहता है कि वो आर्टिफैक्ट्स में क्या क्या निकला। सामान्य रूप से आप यूँ सोच लें और जानकारी भी प्राप्त कर लें हमारे द्वारा कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो अभी खुदाई के साथ साथ मिलते रहे। प्रारंभ में शिवलिंग मिला जिसकी लंबाई चौड़ाई एक तरीके से असंभव तो नहीं कहूँगा क्योंकि थी, लेकिन अद्भुत जरूर थी। बहुत से पूजा के जो थे स्वरूप वो मिले। वो आर्टिफैक्ट्स कुछ कमिश्नर साहब क्या हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने लॉक करा दिया, वो वहाँ पर रखे हुए हैं। और जितने आर्टिफैक्ट्स हैं उनको देखने के लिए कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है। तो जब ये मंदिर बन जाएगा और 67 एकड़ बाहर का क्षेत्र होगा जहाँ म्यूजियम भी बनेगा, जहाँ रामायण कालीन अनेक पात्रों के मंदिर भी बनेंगे, ये आर्टिफैक्ट्स क्या वहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे? निश्चित म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा। केवल एक निर्णय अभी एक तरीके से विचाराधीन है। एक तो विकल्प यह है कि हम म्यूजियम इस 71 एकड़ में बनाएं। उसके कुछ बिंदु यह हैं कि यहाँ सुरक्षा ऐसी है कि वो सामान्य अध्ययन करने वाला व्यक्ति, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इन लोगों को आने में बड़ी कठिनाई होगी। तो एक भगवत कृपा ही समझें, जब आप हाईवे से आते हैं लखनऊ से, तो एक सफ़ेद बिल्डिंग राइट साइड को दिखाई जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम के नाम से जानी जाती है। हम लोगों ने राज्य सरकार को ये अनुरोध कर दिया है कि अगर आप फ्री ऑफ इनकम्बरेंस यथावत एज इज वेयर इज हमको ट्रांसफ़र कर दें तो हम म्यूजियम वहाँ बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों को जाने की सुविधा होगी, एक्सेस बेटर होगा। दैट्स द वर्ड जी। अच्छा, ये जो गर्भगृह है हमारे पीछे ये है, इसके आसपास मंडप भी होंगे, तो कृपया आप बताएं, आपकी नागर शैली में मंदिर बन रहा है, नागर शैली का चुनाव ही क्यों हुआ? नागर शैली की विशेषता क्या है और जहाँ हम खड़े हैं इस स्थान के आसपास क्या बनने वाला है? नागर शैली की पुस्तक है, पूरी रिसर्च बुक है। और ये जो सोमपुरा परिवार के लोग हैं, इसमें जो वर्तमान जिससे आपका भी परिचय रहा है, इनके पिताजी और पिताजी के पिताजी, उन्होंने भी उसको लिखने में बड़ा योगदान किया, क्योंकि मंदिरों के निर्माण में जहाँ जहाँ नागर शैली थी उसका उन्होंने अध्ययन किया, जो कि निर्माण के लिए किस प्रकार के मंडप होंगे, किस प्रकार के पिलर होंगे, पिलर पे किस किस लेयर पे कौन कौन से भगवान होंगे, गर्भगृह के सामने प्रहरी कौन होगा, गर्भगृह के सामने गणेश जी और हनुमान जी का मूर्ति की स्थापना कैसे होगी। ये सारी चीजें नागर शैली में एक एक विवरण है। और वर्तमान में सोमपुरा जी का एक ही आग्रह है कि कृपा करके आप इसमें हमें समझौता करने के लिए नहीं कहें। ये हमारा कार्य है और हम निष्ठा से कर रहे हैं, इसको करने दें। तो नागर शैली तो चुनी ही गई इस कारण से, क्योंकि यह भी एक अनुमान था कि अयोध्या में वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी। अब एक चुनौती जो आपने सवाल नहीं पूछा लेकिन आपको बता दूं, वो यह है कि भगवान का स्वरूप क्या होगा। क्या वही जो भगवान वहाँ है वो आएंगे या कुछ और होगा? अगर वो आएंगे तो 19 फीट से देखेगा कैसे श्रद्धालु? तो इस समय बहुत बड़ा कार्य हमारे जो ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी जी, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है कि वो भगवान तो आएंगे, लेकिन एक दूसरी स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी की आवश्यकता यह हो कि आंखें सम्मुख हो, जिससे कि आई टू आई कैच हो, उनके पद चिन्ह जो हैं वो सम्मुख हो, जिससे चरणों तक आप उनकी आस्था, अपनी आस्था वहाँ तक पहुँचा सकें, और लगभग 2.5 से 3 फीट का हो, इस प्रकार की चर्चा में है। कुल 8 एकड़ में फैले
भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर का मुख्य भवन 57,400 स्क्वायर फीट में बनेगा। इसकी लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट होगी और इसमें मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। यह शिखर गर्भगृह के ठीक ऊपर स्थित होगा। मंदिर में कुल 3 तल होंगे और तीनों तलों पर 366 स्तंभ होंगे। प्रत्येक स्तंभ पर धर्म ग्रंथों पर आधारित चित्र उकेरे जाएंगे। मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित होगा सिंहद्वार और यही मुख्य प्रवेश द्वार होगा। उसके आगे नृत्य मंडप, रंग मंडप, गृह मंडप और सबसे अंत में गर्भगृह होगा। गर्भगृह में रामलला अपने तीनों अनुजों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ विराजमान होंगे। गर्भगृह के ऊपर प्रथम तल पर राम दरबार का निर्माण होगा, जहां भगवान राम माता जानकी के साथ साथ तीनों भाइयों और वीर हनुमान सहित अन्य देवों के साथ विराजमान होंगे। नागर शैली में बन रहे इस भव्य मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो कम से कम 1000 वर्षों तक अक्षुण्ण बना रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा सूर्य तिलक योजना के तहत ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि रामनवमी के पावन अवसर पर श्री राम लला का मस्तक सीधे सूर्य देव की किरणों से सुशोभित हो। और अंत में मेरे मन में जो प्रश्न आ रहा है स्वाभाविक सा नृपेंद्र जी के लिए, वो ये कि देवरिया के बरहज के सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर आपके जीवन की 8 दशकों की यात्रा के उत्तरार्ध में आप भगवान श्री राम के चरणों में हैं और आपके माध्यम से वो कार्य संपन्न हो रहा है जिसको सदियों तक विश्व देखेगा। तो क्या लगता है आपको, कैसा महसूस करते हैं आप, किसका आशीर्वाद है? आशीर्वाद तो दैविक है। पूरी तरीके से ये एक तरीके से आप मान करके चलें कि ये आशीर्वाद कहीं से आ रहा है, मुझको जिम्मा दिया गया है। एक मैं व्यक्तिगत बात बताऊंगा आपको, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। वहां पर एक बाबा रहते थे, देवराहा बाबा, नदी के किनारे झोपड़ी के ऊपर लगभग 12 घंटे नदी में रहते थे, यौगिक अपनी प्रक्रिया कर। उनका मैं कभी कभी दर्शन करता था। तो उन्होंने मुझसे कम से कम 3-4 बार कहा कि बच्चा मंदिर जरूर बनेगा। ये मैं सन 70 की बात बता रहा हूं। मंदिर बनेगा, तुम सब लोग इसमें रुचि रखना। और ये मैं देख पाऊं या नहीं देख पाऊं, लेकिन सारा विश्व इसको देखेगा।